हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ 15 प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारे प्रश्न यूपी टेट परीक्षा 2020 में आए हुए हैं। यूपी टेट परीक्षा 2020 में लगभग 30 प्रश्न आए थे, तो इन 30 प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हमने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 16 से 30 तक के प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ऑप्शंस हैं, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो देखिए, जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता के रूप में है और जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है। अर्थात शिक्षक ऐसी बात करेगा या ऐसी क्रियाकलाप करेगा जिससे अगर वो समस्यात्मक बालक है तो उसकी समस्या का निदान हो सके। वो ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं करेगा जिससे उस समस्यात्मक बालक की समस्या और बढ़ जाए। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, अगर बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर उसको दंड दिया जाएगा तो इससे भी उस पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। अगर उसको तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, अगर उसको तत्काल घर वापस भेज दिया जाएगा तो उससे भी उसकी जो समस्या होगी उसका निदान नहीं होगा और बल्कि उसकी समस्या बढ़ती ही जाएगी। अगला ऑप्शन है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो ये ऑप्शन, इन प्रश्नों में जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये उसमें नकारात्मक इफेक्ट डालेंगे, लेकिन जो बच्चे को परामर्श देना चाहिए ये उस पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इसको अंग्रेजी में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के साथ साथ में करवाई जाती हैं। क्यों करवाई जाती हैं? कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, उसका शारीरिक विकास भी हो सके, उसका मानसिक विकास भी हो सके, उसका सामाजिक विकास भी हो सके। तो जैसे कि खेल कूद करवाया जाता है, संगीत का आयोजन करवाया जाता है, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालयों में ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शंस अगर देखा जाए तो छात्रों को सर्वांगीण विकास से, ये पहला ऑप्शन ही सही है। और भी ऑप्शंस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ये ऑप्शन गलत है। छात्रों के मानसिक विकास से, ये केवल एक ही विकास हुआ, एक ही विकास पे कंसंट्रेट नहीं करती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बल्कि कई एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलती हैं। उसका शारीरिक विकास भी होता है, उसका सामाजिक विकास भी होता है, उसका मानसिक विकास भी होता है, उसका सामाजिक विकास भी होता है। तो इस तरह से सी विकल्प गलत है। अगला है छात्रों के वृत्तिक विकास से, यह ऑप्शन भी गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो अधिगम सिद्धांत है ये किन लोगों ने प्रतिपादित किया है। तो देखिए, जो स्किनर हैं इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से अधिगम सिद्धांत का? तो स्किनर ने आरएस थ्योरी, इसको हम पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी का एक और नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। तो स्किनर की जो आरएस थ्योरी है एक अधिगम सिद्धांत है, इसको हम पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। अब ये सारे सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके नाम बदल कर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अक्सर प्रश्न यही पूछ लिए जाते हैं कि जो ये सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो स्किनर के ये सिद्धांत हैं। अगला है थॉर्नडाइक ने भी एक अधिगम सिद्धांत दिया है जिसका नाम है एसआर थ्योरी। अब इसका ही अलग अलग नाम परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। जैसे कि इसका एक नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और इसी को हम ट्राई एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। ट्राई एंड एरर थ्योरी भी इसी को कहते हैं। तो ये ट्राई एंड एरर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ये सब थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। ये एक ही थ्योरी है, इसके अलग अलग नाम हैं। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है। बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है।
अब बी.एस. ब्लूम के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो इनके शैक्षिक उद्देश्य हैं। तो बी.एस. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? इनका सबसे पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है भावात्मक। तो इसलिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है? तो बी.एस. ब्लूम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि बी.एस. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अब उनके शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो उनके शैक्षिक उद्देश्यों के यानी बी.एस. ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण हैं संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो देखिए, सन 1929 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था हर्टांग समिति, और सर्वप्रथम इसी हर्टांग समिति ने ही 2 टर्म का प्रयोग किया, एक था अपव्यय और एक है अवरोधन। अब ये अपव्यय और अवरोधन क्या होता है, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे कोई बच्चा है क्लास 4 में अध्ययनरत है, अब उसको क्लास 4 के ही बाद में अगर उसकी पढ़ाई को बंद करवा दिया जाए, आगे उसकी पढ़ाई कंटिन्यू ना करवाई जाए, तो उसको कहा जाएगा अपव्यय। और अगर कोई बच्चा क्लास 4 में है, जब सत्र का परिवर्तन होता है यानी फिर अगले सत्र में जब बच्चा जाता है तो वो उसी क्लास में अगर बना रहता है, कक्षा 4 में ही बना रहता है, तो उसको कहा जाता है अवरोधन। तो देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। तो अवरोधन का तात्पर्य जब कोई बच्चा किसी कक्षा में दोबारा दूसरे सत्र में भी बना रहता है तो उसको हम अवरोधन कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में देखेंगे तो जो तीसरा ऑप्शन है उसमें देखिए लिखा है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, तो यही अवरोधन होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण निम्न में से किस परीक्षण में आता है? अगला है प्रस्तावना कौशल। ऑप्शंस हैं प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रदर्शन कौशल, समापन कौशल। देखिए, जब हम प्रस्तावना का निर्माण कर रहे होते हैं तो उस प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करने से पहले हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये ए विकल्प होगा, प्रस्तावना कौशल। तो अगला प्रश्न है, मानव विकास का प्रारंभ होता है? ऑप्शंस हैं पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और कब तक चलता है? तो मृत्यु तक चलता है, मतलब जीवन पर्यंत मानव का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शंस हैं बी.एफ. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पैलोव, R.M. गैने। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गैने हैं। R.M. गैने ने एक दिया है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, चेन लर्निंग थ्योरी। तो इस थ्योरी में जो श्रृंखला अधिगम है इसमें इन्होंने 8 पद बताए हैं। 8 पद कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो गैने की जो चेन लर्निंग है, गैने ने अपनी चेन लर्निंग में इन 8 स्टेप्स को बताया है। सबसे नीचे है संकेत अधिगम, इसके बाद में उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, फिर साचर, फिर विभेदन, फिर संपत्ति, फिर सिद्धांत और इसके बाद में समस्या समाधान। तो ये 8 पद हमें याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं स्टैनले हॉल, जर्सील, क्रो एंड क्रो, सिम्पसन। तो ये कथन है स्टैनले हॉल का।
अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगता है। अब ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसमें टोटल 6 स्टेप्स शामिल होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, इसके बाद में टीचिंग, इसके बाद में फीडबैक, और फिर इसके बाद में रीप्लानिंग, और इसके बाद में फिर रीटीचिंग, और इसके बाद में फिर रीफीडबैक। तो ये टोटल 6 स्टेप्स सूक्ष्म शिक्षण में शामिल होते हैं और ये टोटल 36 मिनट इसमें लगता है NCERT के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गाइस रॉस महोदय का। अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिलफोर्ड का। अगला है 27वां प्रश्न, इसमें सुमेलित करना है। तो ब्रूनर ने दिया है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आसवेल ने दिया है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर ने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डनर ने दिया है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। देखिए कौन से विकल्प मिल रहा है? बी विकल्प में। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का जो प्रथम चरण होता है वो समस्या की पहचान होता है। समस्या समाधान का दूसरा चरण परिकल्पना का निर्माण होता है। तीसरा चरण आंकड़ा संग्रहण होता है और चौथा चरण परिकल्पना परीक्षण होता है। तो ये टोटल समस्या समाधान के 4 चरण होते हैं। ये चिंतन स्तर में आते हैं, चिंतन वाले में आते हैं। तो ये टोटल इसमें 4 होते हैं। पहले समस्या समाधान, दूसरा परिकल्पना का निर्माण और तीसरा आंकड़ा संग्रहण और चौथा होता है परिकल्पना का परीक्षण, या इसी को हम समस्या समाधान भी कह सकते हैं। समस्या समाधान। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बालकों के अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। मतलब जो शिक्षक होगा वो अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, ये भी गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अगला प्रश्न है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन से सोपान उभयनिष्ठ हैं? देखिए जो शिक्षण होते हैं इसको 3 स्तर में, जो शिक्षण प्रतिमान की संरचना होती है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है शिक्षण स्तर को। ये शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं? सबसे पहला होता है स्मृति स्तर, सबसे दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। ये सबसे उच्च स्तर है और स्मृति स्तर ये निम्न स्तर है। इसमें भी 5 पद हैं, बोध स्तर में भी 5 पद हैं और चिंतन स्तर में 4 पद हैं। जो स्मृति स्तर के 5 पद हैं इसमें जो दूसरा स्टेप है वो है प्रस्तुतिकरण, और जो बोध स्तर है इसमें भी जो दूसरा स्टेप है वो है प्रस्तुतिकरण। तो ये दोनों जो स्टेप हैं, मतलब जो प्रस्तुतिकरण वाला स्टेप है, ये दोनों में कॉमन है स्मृति स्तर और बोध स्तर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। अब बोध स्तर में जो 5 पद होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, ये हमने जो पिछले 15 प्रश्न किए हैं उसमें एक ऐसे ही कुछ प्रश्न था, उस पर हमने डिस्कस किया है। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। जो स्मृति स्तर है इसको हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, जो बोध स्तर है इसको मॉरिसन ने दिया था। तो गाइज इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में हम यूपी टेट जो 2018 का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।